Assalamu alaikum everyone. So here I come up with a new topic from the novel The Return of the Native. So our today's topic is the role of fate and chance, which has performed very well by the Thomas Hardy in his novel, and he has created very beautifully all of his characters, like their role and their relation to the nature and their relation or their appearance or their the fate and chance, like they have been facing they have faced their tragedy due to their fate and chance. So that's why we are going to discuss this topic now. Role of fate and Thomas Hardy's The Return of the Native. All right. One thing I would like to hear tell you again, like जैसे हमने पहले भी ड्यूरिंग क्लास में मैं आपको यूजुअली बताती रहती हूँ कि जब भी आपने कोई पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करना होता है या अपने कोई अपना ओपिनियन देना होता है या इवन आप क्रिटिसिज्म भी करते हैं, तो आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए या आपके पास कोई सॉलिड जस्टिफिकेशन होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं और फिर आप प्रूव करते हैं कि आप आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरह से प्रूव है, आप प्रूव कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो रोल of fate and chance, as we have discussed the other topics as well of the other novels, as the Pride and Prejudice एंड द ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एज वेल। तो उसमें भी हमने यही किया था कि हमने जितने भी टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें हमने नावल का रेफरेंस लाजमी दिया है। तो मैं बार बार आपसे यही कहती हूँ कि नावल का रेफरेंस जो है ये लाजमी दिया करें हर जो है आपका जो भी टॉपिक होता है, क्योंकि हर टॉपिक आपके नावल से रिलेटेड होता है। तो चाहे वहाँ पे नावल का रेफरेंस मांगा गया हो या ना हो, वो आपने लाजमी उसको उसमें डिस्कस करना होता है। तो ये अपनी हैबिट बना लें, आपको ये चीज़ बार बार रिपीट करने की या बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। द रोल ऑफ फेट इन थॉमस हार्डीज द रिटर्न ऑफ द नेटिव। पहले हम फेट का डिस्कस करेंगे और फिर चांस का, और दोनों ही सेम है ऑलमोस्ट, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली सा डिफरेंस है और पॉइंट्स भी समहाउ सेम नज़र आएंगे आपको। लेकिन मेरी कोशिश ये होगी कि जितने भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा, थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करना पता चले, आप डिफरेंशिएट करने का कि इधर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेट एंड चांस, ठीक है। तो उस लिहाज से हम सारे कैरेक्टर्स को या नॉवल के लिहाज से जितना भी हमारे पास रेफरेंस होगा और जो जो पॉइंट्स होंगे होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो यस, शुरू करते हैं। थॉमस हार्डी एक्सप्रेसेस a fatalistic view of life in his tragic novel The Return of the Native, ठीक है। ट्रेजिक नॉवल इसलिए क्योंकि इसमें हीरो हीरोइन के साथ जो है ट्रेजिडी का जो एक पॉइंट क्रिएट किया गया है, जिस तरह से उनकी लाइफ को ट्रेजिक एंड दिया गया, उसकी वजह से इसको ट्रेजिक नॉवल कहा जाता है। और हार्डी ने जो फैटलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ प्रेजेंट किया है कि इंसान की जो फैटल है यानी कि इंसान के जो फेट है वो उसके लिए कहने के फैटलिस्टिक बन जाती है जब वो नेचर को एक्सेप्ट नहीं करता, जब वो अपने इन्वायरमेंट को या अपने यू कैन से अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है। तो उसके साथ फिर इस तरह की फैटलिस्टिक चीज़ें होती हैं, हैपनिंग्स होती हैं। तो इसी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू को थॉमस हार्डी ने प्रेजेंट करने की कोशिश की है इस नावल के अंदर। The Return of the he depicts human actions as subject to the control of an impersonal force, destiny और fate. उसने ह्यूमन के जो इंसान के एक्शंस हैं उसको ऐसे एक ऐसे सब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट किया है, डिपिक्ट करना, प्रेजेंट करना, ये पिक्चराइज करना कि वो सब जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के अंदर वो सारे अपनी डेस्टिनी और फेट के कंट्रोल में हैं। कि इम्पर्सनल होता है कि गैर मामूली, यानी कि ये एक कॉमन सी बात है कि हर इंसान की फेट, हर इंसान जो है अपनी फेट के कंट्रोल में है, ठीक है। हम अपनी सोच बदलते हैं, अपनी सोच का इख्तियार हमारे पास है, तो हम उस लिहाज से अपने एक्शंस या अपने डिसीजंस लेते हैं।
तो लेकिन होता क्या है, जो हमारे नसीब में होता है हमें वो मिलता है। तो हम इस जगह पे हमें कहते हैं कि हमारी फेट जो है वो डिटर्मिन है। तो ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है, गैर मामूली सी इम्पर्सनल सी बात है कि हर इंसान की फेट जो है वो डिटर्मिन है, और कैसे है उसकी डेस्टिनी, उसको कैसे मिलनी है और कैसे नहीं। इन इस नॉवल के अंदर उन कैरेक्टर्स को वो एक्शंस करते हुए हम देखते हैं, और हमें हम एक तो होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को उस तरह से पिक्चराइज़ नहीं करते जिस तरह से हमें सामने लिखी हुई या हमें जो सामने प्ले होती हुई पिक्चर है हमें वो नज़र आती है, तो हम उसमें सही तरह से फ़ोकस करते हैं और हमें पता चलता है कि इंसान किस तरह से पेट के कंट्रोल में है। तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसा जो है, जब हम बैठते हैं कोई जब कभी आप इस लेवल पे आएँ कि आप यू विल बी एबल टू सिट अराउंड एंड yet like try to find out okay how do your life is going on, how are you doing in your life, and how is your life is under control your in your fate and destiny। ठीक है, जब आप चीज़ें इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने इनको ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके साथ कहाँ पे कैसे हुआ, आपने क्या कोशिश की करने की, और आपके साथ ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हम एक पिक्चराइज फॉर्म में हमने इस नॉवल के अंदर देखी है, और अभी भी हम फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे। चांस एंड कोइंसिडेंस ड्राइव्स द लाइफ एंड मैन हैज़ नो राइट टू चेंज इट्स वे। चांस, ठीक है, कि आपका चांस कभी भी बदल सकता है। हो सकता है आपने बहुत कुछ सोचा हो अपने बारे में, लेकिन जब आप उसको कर रहे होते हैं वो आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलता। उसको कोइंसिडेंस और चांस कहते हैं कि आपका एकदम से पांसा पलट जाता है ज़िंदगी का। तो फिर आपको वहाँ पे आपके पास कोई रास्ता नहीं होता और आपको वो चीज़ फेस करने ही होते हैं, वो हालात आपको फेस करना ही पड़ते हैं, क्योंकि यही आपकी फेट होती है। और इसको फिर आप एक्सेप्ट भी करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म भी करते हैं, चाहे आप वो नेगेटिवली करें या पॉजिटिवली करें, ये इंसान की फिर अपनी सोच पर डिपेंड करता है। Alright, in this aspect we find that the vision of life that Hardy gives in The Return of the Native is essentially tragic। यानी कि हम इस लिहाज से अगर देखें तो रिटर्न ऑफ द नेटिव में जितना भी इसने पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ जो है वो प्रेजेंट किया है हार्डी ने, वो बहुत ही ट्रेजिक टाइप का है। ठीक है, एंड इन कैरेक्टराइजेशन हार्डी इज सिमिलर टू द ग्रीक ट्रेजिडियंस। यानी कि जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन उसने कैरेक्टर्स की है इस तरह से, और जिस तरह से उनको एक ट्रेजिक एंड दिया है, हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ग्रीक ट्रेजिडी से सिमिलर है, मिलता जुलता है। The characters in Hardy's novel do not have control over their lives। ठीक है, जो हार्डी के कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के अंदर उनको अपनी लाइफ के अंदर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने अपने टेम्परामेंट, अपने इमोशंस के और अपने पैशन और कह लें कि आउट ऑफ कंट्रोल जो है ना, नॉन अनस्टॉपेबल, बीइंग अनस्टॉपेबल, उन्होंने अपनी ज़िंदगी को के डिसीजंस लिए और उसकी वजह से वो एक ट्रेजिक एंड पे पहुँचे। लेकिन जिन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया, अपने जो है स्टेट को एक्सेप्ट किया, अपने नेचर को एक्सेप्ट किया, एटमॉस्फेयर को एक्सेप्ट किया, लाइक थॉमसन और डिगोरी वैन, तो उन्होंने अपनी जो है वो उनका एक अच्छी लाइक दे वर हैप्पी एट द एंड ऑफ नॉवल। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने एक्शंस कैसे परफॉर्म करते हैं और अपनी ज़िंदगी को किस मोड़ पे लेके जाते हैं। एक तो फेट होती है, लेकिन कुछ आपके डिसीजंस अपने भी होते हैं, आपका करेक्टर, आपकी सोच, आप खुद ये जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ नॉवल के अंदर नहीं होता। नॉवल के अंदर एक्चुअली मैंने आपको हमेशा बताया कि नॉवल के अंदर हर एक नॉवलिस्ट ने अपने नॉवल के अंदर वही चीज़ें डाली होती हैं जो उसके कल्चर में होती हैं और जो उस टाइम पे उसने फेस की होती हैं। और वो ये लिटरेचर में आप हमेशा देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हमेशा से वो जो हैं जो आप रियलिटी में फेस करते हैं। आपको लिटरली पढ़ के ऐसा लगता है कि वाक़ई ये चीज़ें ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट करती हैं और हम ये चीज़ें नोटिस करते हैं। जिस तरह से ये फेट और चांस का है, तो हमारी ज़िंदगियाँ तो भी तो ऐसे ही है ना कि हम खुद से, अल्लाह ताला ने हमें सोच के अता किया है, हम खुद से अच्छा करने की कोशिश करते हैं, हमने प्लान किया होता है, हमने इस तरह से ये काम इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना है। तो लेकिन एंड टाइम पे कुछ
ऐसा हो जाता है, ये हम यहाँ पे जब हमारे साथ सडनली कुछ इस तरह का मोड़ हमें हमारी ज़िंदगी मोड़ कोई ले लेती है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारा नसीब था, हमारे नसीब में शायद यही लिखा था, तो हम फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इंसान के तो बेसिकली ये इस नावल के थ्रू कहा जाए, अगर आप ज़िंदगी की रियलिटी को समझने की कोशिश करें तो इस नावल में आप समझ सकेंगे कि आपकी आस-पास का जो माहौल है ना, आपकी जो रियलिटी है, आपने उसको एक्सेप्ट करके चलना है। आप अपने कहते हैं ना कि जितने इंसान की चादर उतने पाँव फैलाने चाहिए, तो आप अपने दायरा कार से बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे और ऊँचा उड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये चीज़ नेचर के खिलाफ हो जाती है और फिर आपके साथ वो ट्रेजेडी होती है जिस तरह से इन कैरेक्टर्स के साथ हुई हुई है। तो हमेशा अपने डिसीजंस आप फेट को एक्सेप्ट करें, लेकिन अपने डिसीजंस, अपनी सोच को, अपने कैरेक्टर को लेकर चलें साथ-साथ, कंट्रोलेबल रखें उनको। हार्डी बिलीव्स दैट कैरेक्टर्स आर गवर्न्ड बाय फेट। उसका ये मानना था हार्डी का कि इंसान जो इसके अंदर नॉवल के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो फेट के जो है हाथों में है, वो हर फेट के कंट्रोल में है, ठीक है। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज अ मास्टरपीस ऑफ हार्डी। इसका मास्टरपीस है आफ्टर टेस, यानी कि इसका जो दूसरा नावल है टेस ऑफ द अरबेवल्स, उसमें इन विच ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज फिलॉसफी ग्रेटली। उसमें भी उसने जो है फिलॉसफी अपनी बहुत अच्छे से प्रेजेंट की है। इफ वी स्टडी द रिटर्न ऑफ द नेटिव वी कम अक्रॉस वेरियस कैरेक्टर्स हु सीम्स टू फेस हार्डशिप्स, हर्डल्स, ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू द फिलोसफी ऑफ हार्डी। यानी कि उसने अपनी फिलोसफी ऑफ फेट प्रेजेंट की है और उसके अकॉर्डिंगली उसने बताया है कि इंसान जो है या जितने भी कैरेक्टर हैं इस नॉवल के अंदर वो अपनी अपनी लाइफ में किस तरह से हार्डशिप्स को, हर्डल्स को और ट्रेजेडी को फेस कर रहे हैं। तो इस फिलोसफी को आप बहुत क्लियरली देख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं इस मास्टरपीस के थ्रू, द रिटर्न ऑफ द नेटिव के थ्रू। तो आपने इसी पॉइंट ऑफ व्यू को नॉवल में अपने नॉवल के लिहाज से अपने पेपर में डिस्कस करना होता है और आपके टेस्ट जो होते हैं मैं उसमें यही एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ कि आप अपनी वर्डिंग में अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करें। जब आप समझ के पढ़ेंगे तो फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स पढ़ने के लिए दिए जाते हैं बट दिस इज़ नॉट नेसेसरी कि आप उसी को याद करके टू द पॉइंट लिखें, बल्कि अपनी वर्डिंग में लिखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करने की कोशिश करें। आपकी लर्निंग भी होगी, आपकी क्रिएटिव राइटिंग भी आएगी और आपको पता चलेगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपनी ओपिनियन को किस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप मार्क्स लेने का भी यही तरीका है पेपर के अंदर। तो कुछ चीज़ें ड्यूरिंग क्लास जो है वो डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता, तो ये चीज़ें मैं इसीलिए ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आपको बता रही हूँ कि चीज़ें अपने साथ जब आपके पास रजिस्टर में आप नोट कर रहे होते हैं लेक्चर, तो आप साथ में जैसे आपके स्कूल में बुक होती थी मैथ्स की या इंग्लिश की, सॉरी साइंस वगैरह की, तो साथ लिखा होता था, एक बॉक्स बना होता था पेज पे, उसमें लिखा होता था नोट टेबल या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या इम्पोर्टेंट नोट्स, इस तरह से लिखा होता था और उस बॉक्स के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिए होते थे जो कि आपको कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हेल्प अप करते थे। तो इसी तरह से एक बॉक्स बना लिया करें, उस पर लिख लिया करें कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या ये आपने टास्क करना है, टास्क टू डू, इस तरह से कर लिया करें ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। तो इस तरह से अपना लेक्चर नोट किया करें और याद रखा करें इन चीज़ों को कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये माइंड में आपके हर टाइम पे होना चाहिए। ऑलराइट, as Hardy has described that evil power is ruling over humanity. हार्डी ने जिस तरह से प्रेजेंट किया है इस नॉवल के अंदर अपनी फिलोसफी को, उसके थ्रू वो कहता है कि एन इवल पावर इज रूलिंग ओवर ह्यूमैनिटी, क्या इंसानियत के ऊपर एक शैतानी ताकत जो है वो हुकूमत कर रही है। एंड मैन इज पपेट इन द हैंड ऑफ डेस्टिनी, और इंसान जो है वो एक खिलौना है, किस्मत का एक खिलौना है, ठीक है। Tragedy occurs when modernism touches bound of native. ट्रेजेडी नेटिव जो एग्डन हेथ के नेटिव्स हैं इन पे कब अकर होती है, कब इन पे आती है, जब वो मॉडर्निज्म को टच करते हैं, उसकी बाउंड्री को टच करते हैं। मॉडर्निज्म क्या है कि आप अपनी औकात से बढ़ के सोचते हैं, आप अपने, जैसे एस्ट्रेशिया ने कहा कि वो उसने ये नहीं एक्सेप्ट किया कि मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ, यहाँ में तो जस्ट स्कूल टीचर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, अपने आप को
ज़ाहिर सी बात है अगर वो एज़ अ स्कूल टीचर अपना करियर वहाँ पे स्टार्ट करती, तो क्या वो दूसरों से बेहतर नहीं समझी जाती? क्या वो उसमें और दूसरों में फ़र्क नहीं रहता था? तो लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा, तो ये उसकी जो है ना वो मॉडर्निस्टी थी कि उसने सोचा कि मैं यहाँ से निकलूँ, मॉडर्न होकर सोचा कि मैं इनसे तो मेरा कोई मैच नहीं है, यहाँ के लोग तो बहुत लो क्लास से बिलॉन्ग करते हैं और मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूँ और मेरा स्टेटस ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये इसकी मॉडर्निस्टी थी कि उसने इस हद तक जो है सोचा और फिर उसको इसलिए उस पे ट्रेजेडी जो है उसको ट्रेजिक एंड हुआ उसका। So in the light of above sentences, we are able to see the role of fate। जितने भी ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं उसके मुताबिक अगर हम देखें तो रोल ऑफ फेट जो है वो क्लियरली हमें करेक्टर्स के थ्रू और उनकी ट्रेजेडी के थ्रू अपीयर होता है इस नॉवल के अंदर नजर आता है, विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कैरेक्टर्स। ठीक है, तकरीबन सारे कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फॉर वन और टू, मे बी अब डिगोरी वैन का कह सकते हैं, अदरवाइज बाकी सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फेस किया है। ठीक है, सो as Hardy says that whether man do good deeds or commits misdeeds, यानी कि इंसान चाहे अच्छा काम करे अच्छे काम करे या बुरे काम करे, he has to face tragedy। उसकी ज़िंदगी में ट्रेजेडी होती है, चाहे वो ट्रेजेडी एक होती है कि आप खुद जो है इसके रिस्पॉन्सिबल बनते हैं जैसे स्टेशन, एक होती है कि आप जो है ना किस्मत के हाथों में होते हैं, कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल होते हैं, अपने आप को आपको समझ नहीं आता कि आप यहाँ पे क्या करें, बेबस महसूस करते हैं। तो हर इंसान जो है ना वो ट्रेजेडी फेस करता है और अच्छे काम करने वाले के इंसान की ज़िंदगी में ट्रेजेडी इसलिए होती है कि शायद किस्मत या ज़िंदगी उसे सिखाना चाहती है कि ज़िंदगी एक्चुअली क्या है और उसे एक्सपीरियंस कराना चाहती है। जैसे हमारी ज़िंदगी में छोटी-छोटी ऐसे ट्रेजेडीज़ होती रहती हैं, छोटी-छोटी मिस्टेक्स या हम अच्छे काम कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ ऐसा समटाइम्स बुरा हो जाता है कुछ, तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? तो वो इस वज़ह से होता है क्योंकि वो ट्रेजेडी हमारी ज़िंदगी में लिख दी होती है। शायद अगर वो ना होती तो हम इस मोड़ पे अभी नहीं होते। हमने जो चीज़ें उसकी वजह से एक्सपीरियंस की, हमें जो लर्न करने को मिला, वो शायद ना मिलता, जो कि अब ये चीज़ या ये वाक़या, ये इंसिडेंट होने के बाद हमें सीखने को मिला। तो इसलिए ट्रेजेडी इंसान की ज़िंदगी में होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में होती है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में जो है वो उनकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से उनको कुछ ज़्यादा ही कह लें कि हाँ, फेस करना पड़ जाता है। दैट इज़ व्हाई ही इज़ कॉल्ड अ पेसिमिस्ट। तो इन बातों की वजह से हार्डी को जो है ना पेसिमिस्ट कहा गया है कि उसका ये कहना है कि क्रिटिक्स को लगता था कि ये पेसिमिस्ट है, होपफुल नहीं है ये, ठीक है, ऑप्टिमिस्ट नहीं रहता और इसका ये प्रेज़ेंट करने का मकसद ही ये शायद के पीछे वजह ये है कि ये शायद पेसिमिस्ट है। लेकिन एक्चुअली हार्डी ने ये तो ज़िंदगी की फ़िलॉसफ़ी प्रेज़ेंट की है। उसने बताया कि इंसान की ज़िंदगी क्या है और इंसान क्या करता है ज़िंदगी में और इसके साथ जो होता है वो उसके सम टाइम अपने एक्शंस की वज़ह से भी होता है। तो ये उसका प्रेज़ेंट करने का तरीका था, वो यहाँ पे पेसिमिस्ट नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक भी है। क्योंकि जिस तरह से उसने प्रेज़ेंट किया है फेट और चांस का रोल, नेचर का और इस तरह से ये सारी चीज़ें, ये एक रियलिटी है। तो यहाँ पे इसको पेसिमिस्ट नहीं कहा जा सकता। तो ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू आपका अपना है कि आपने जिस तरह से आपने जस्टिफाई करना है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। सो नाउ वी टर्न आवर विज़न टुवर्ड द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ठीक है, अब हम रेफ़रेंस थोड़ा-सा देखेंगे नॉवल के लिहाज़ से नॉवल के लिहाज़ से जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या-क्या कह सकते हैं, क्या-क्या ऐड कर सकते हैं। When we see Klein, who recently comes back from Paris to educate his native people, जब क्लाइम पेरिस से वापस आता है इस मकसद के लिए कि मैंने अब अपने नेटिव्स को, जो मेरे लोग हैं जो सुपरस्टिशियस हो चुके हैं, उनको पढ़ाना है और उनको एजुकेशन देनी है। ऑल्दो ही इज़ अर्निंग अ लॉट इन पेरिस, जबकि वो बहुत कुछ अच्छा इससे अच्छा कमा रहा था पेरिस में रहते हुए और अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा खासा वहाँ पे स्टेबल कर चुका था। ठीक है, लेकिन इन दिस रिगार्ड ही इज़ गोइंग टू डू अ ग्रेट जॉब। अगर वो ऐसे ही रहता, वही जॉब कर रहा होता पेरिस में, तो वो एक सक्सेसफुल जॉब करने वाला था, एक सक्सेसफुल
काम कर रहा था, ठीक है, एक बहुत ही अच्छी जॉब थी उसकी, बट वी सी लेटर इन द नॉवल दैट ही फेस्ड अ काइंड ऑफ ट्रेजेडी सच एज डेथ ऑफ हिज मदर, फेथलेसनेस ऑफ स्टिशिया। ये उसकी ट्रेजेडी ट्रेजेडी थी जो उसने गलत डिसीजन लिया, ठीक है। जब आप सक्सेसफुल लाइफ छोड़ के, कहते हैं ना कि अपनी रोजी को आप पंग मार के तो हर आगे चलने की कोशिश करते हैं, कि आपके पास जो होता है आप उस पर शुक्र नहीं करते हैं, आप नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे वो डिसीजन लेते हुए ये सोच सकता था कि मैं एक अच्छी जॉब छोड़ के वहाँ जा रहा हूँ, तो मेरा वहाँ पे फ्यूचर क्या होगा, उससे पहले अपना फ्यूचर सोचना चाहिए था, उसके लिहाज से उसको प्लान करना चाहिए था। मैं वहाँ पे जाके क्या करूँगा, मेरे पास क्या सोर्सेज होंगे, और क्या करना चाहिए था, और उसी विजन्स और मिशंस पे उसको डिटर्मिन रहना चाहिए था, जबकि वो उस पर डिटर्मिन नहीं रहा था। और उसने इतना हद तक नहीं सोचा था, उसने बस यही सोचा कि मैंने जाके उनको पढ़ाना है, और बस फिर वो वहाँ से चला गया अपने वापस नेटिव विलेज में। तो इसलिए उसके साथ क्या हुआ, फिर उसकी मदर की डेथ होगी, उसके उसको एक बेईमान या कह लें कि ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट बीवी मिली, हिज वाइफ एंड हिज ऑन आई साइड, फिर उसने अपनी बीवी को भी खो दिया, फिर अपनी आई साइड भी उसने खो दी। We can describe his character more in this regard as we see his Dishya. हम इस कैरेक्टर को, क्लाइम के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से फेट के लिहाज से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, या चांस के लिहाज से भी। As we see Stacia, she has some kind of dreams in her mind for her future life. जबकि स्टेशिया ने, अब देखिए, पेरिस से वापस आते हुए उसने सिर्फ इतना सोचा कि मैंने अपने नेटिव्स को पढ़ाना है। उसने कुछ और प्लान नहीं किया था कि फर्दर मैं कैसे करूँगा, किस तरह से करूँगा, कैसे मैनेज करूँगा, मेरे पास क्या-क्या सोर्सेज़ होंगे, ऐसा कुछ प्लान नहीं किया। जबकि स्टेशिया ने अपने ड्रीम्स को अपने उसने कुछ ख्वाब देखे थे, और उस लिहाज से उसकी फ्यूचर प्लानिंग थी। मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये करना है, और ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी है वगैरह-वगैरह। तो उसके लिहाज से वो अपने रास्ते ढूँढती रही। तो उसकी गलती क्या थी कि उसने अपने नेचर को एक्सेप्ट नहीं किया। उसके पास जो था उसमें उसने खुश रहने की कोशिश नहीं की। तो जब उसने उसमें जो नेचर ने उसे दिया, जो गॉड ने उसे दिया, उसमें उसने खुश रहने की कोशिश नहीं की, तो नेचर के अगेंस्ट जाने का उसको उसका खमियाजा कह लें कि भुगतना पड़ा। तो दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं आप यहाँ पे। इट इज फेट दैट ब्रिंग्स स्टिशिया एंड क्लाइम टुगेदर। ये इनकी फेट थी, ठीक है, कि अब यहाँ पे क्लाइंट की जो है ना अपना डिसीजन रॉन्ग डिसीजन था कि वो पेरिस से वापस आया। फिर आगे आगे उसकी फेट है कि वो स्टिशा से मिला, ठीक है, और स्टिशा की भी ये फेट है कि वो इससे मिली, जबकि वो बाहर जाने के ख्वाब देख रही थी, लेकिन किस्मत ने या नेचर ने उसको ऐसा बनाया कि वो एक ऐसे इंसान से मिली जो कि वहीं पे रहने वाला था, लेकिन इसने गलत फहमी में ये मारी गई थी। स्टेशिया hears from चार्ली, अपना जो उसका नौकर है चार्ली, उसे सुनती है कि that the Christmas mummers will be performing at the Yew-Brights, and she schemes to meet Climb by performing as a mummer. As I told you before about the Greek tragedians, और sorry Greek performers और ग्रीक थिएटर के अंदर लोग तब पहले पहले तब इस तरह से ड्रामा प्रेजेंट करते थे कि सारे मेल्स ही होते थे, फीमेल को नहीं जाने की परमिशन होती थी, परफॉर्म करने की परमिशन नहीं होती थी, लिमिटेशंस थी उनके लिए। तो जो मर्द और मेल जो प्रेजेंट करते थे वो फेस पे मास्क लाते लेते थे, और किसी को पता नहीं चलता था कि ये लड़की है या लड़का है, और लड़कियों के या औरत के कैरेक्टर भी वही प्रेजेंट कर रहे होते थे, परफॉर्म कर रहे होते थे। तो उनके वो बोलते, क्योंकि वो बोलना नहीं होता था, सिर्फ इशारों से और एक्टिंग से जो है उन्होंने सारी स्टोरी प्रेजेंट करनी होती थी ड्रामा की। तो उसको ममर्स कहते हैं, ठीक है, क्रिसमस ममर्स, यानी ये क्रिसमस के मौके पे एक इवेंट था यूबर्ट्स के हाउस के घर पे, यूबर्ट्स के घर पे, और वहाँ पे जो है क्रिसमस ममर थी, यानी कि एक ऐसा ड्रामा और ऐसा फोकलोर होने वाला था जिसमें वो वो उस टाइम के कल्चर के लिहाज से वो ममर करते हुए, यानी कि एक्टिंग करते हुए उन्होंने परफॉर्मेंस देनी थी। तो उसने क्या किया, शी स्कीम्स, उसने प्लान किया टू मीट क्लाइंट, क्लाइंट से मिलने के लिए, टू बाय परफॉर्मिंग एज अ ममर, एक ममर यानी एक एक्टर के तौर पे परफॉर्म करते हुए। Climb also takes advantage of fate to meet Stacia, और उसे कहते हैं ना कि किस्मत ने आपको मौका दिया, अब आप पे है कि आप उसका फैसला कैसे लेते हैं। तो ये उस पे था
कि किस्मत ने उसे मौका दिया कि वो फैसला ले सकता था, स्टेशिया से मिलता या ना मिलता ये उसका अपना फैसला था, लेकिन वो मिला, उसे मौका दिया फेट ने और उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसने वो स्टेशिया से मिला। ही लर्न्स फ्रॉम सैम, ठीक है, वहाँ पे जो लड़का था या जो नौकर था जो भी था, that Captain Y's bucket has fallen and that the Heath men are coming to fetch his bucket, ठीक है, कि उसे उसने बताया उसे सैम ने बताया कि जो कैप्टन वाई है उसकी जो है वो बकेट गिर गई है एंड द हेथ मैन आर कमिंग टू फेच हिज बकेट, और उसे कोशिश कर रहे हैं कि वो इसे निकलवाएं। ये बकेट आई थिंक पानी में से जो कुएं में से जो पानी निकालने वाली बकेट थी उसके बारे में बात की जा रही है, और वहाँ पे जो है वो ये न्यूज़ बताई गई। क्लाइंट जॉइंस द रेस्क्यू टीम सो दैट ही माइट मीट स्टेशन, वो भी इस नियत से गया कि शायद उसकी स्टेशन से मुलाकात हो जाए। विद पासिंग ऑफ टाइम क्लाइंब प्रपोजेस टू स्टेशन, और फिर इसी तरह से टाइम गुजरा, जो कि आपके पास एक और इवेंट है जिसमें क्लाइंब स्टेशन के घर जाता है दोबारा और उससे स्कूल टीचर के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए बात करता है। तो ये जो है ये इंसिडेंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, जिसके बाद दोनों की मीटिंग स्टार्ट हुई, दोनों की कोर्टशिप स्टार्ट हुई, अफेयर चला और फिर उसने स्टेशन को प्रपोज किया, ठीक है। शी इज इन लव विद वाइल्ड डिप, अब वो पहले से वाइल्ड डिप को मोहब्बत करती थी, बट वन शी हियर्स दैट क्लाइम इज कमिंग फ्रॉम पेरिस, सो शी स्टार्ट्स ड्रीमिंग अबाउट हर फ्यूचर लाइफ विद क्लाइम। जब उसे पता चला कि क्लाइम जो है वो पेरिस से वापस आ रहा है और उसकी फ्यूचर लाइफ वहाँ पे गुजरने वाली है, तो उसने उसके हाथ देखना शुरू कर दिए और उसके साथ अपनी ज़िंदगी जो अपनी फ्यूचर लाइफ है वो गुजारने का उसने सोचना शुरू कर दिया। For this very purpose, she does a lot. उसने इस पर्पस के लिए बहुत पापड़ बेले, बहुत मेहनत की और बहुत कुछ सीन क्रिएट करने की कोशिश की, बहुत उसे उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश की, बट शी ऑल्सो हैज़ टू फेस सम सॉर्ट ऑफ ट्रेजेडी इन द फॉर्म ऑफ हर ruined लाइफ, और इसी तरह से उसने अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी बर्बाद की और इन्हीं डिसीजंस की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में ट्रेजेडी फेस करना पड़ी और एक ट्रेजिक एंड हुआ उसका, ज़िंदगी बर्बाद हो गई उसकी। Although she has some kind of flaw like a tragic hero, but at the same time she has a positive matter that is related to her life. यानी कि उसकी ज़िंदगी में एक काइंड ऑफ फ्लॉ तो था ही, एक ट्रेजिक हीरोइन की तरह या हीरो की तरह, ठीक है, लेकिन सेम टाइम शी हैज़ अ पॉजिटिव मैटर दैट इज रिलेटेड टू हर लाइफ, कि वो अपने पॉजिटिव मैटर क्या था कि वो अपने आप को हेट से निकालना चाहती थी, ठीक है, वो और डिटर्मिन होके बैठी हुई थी। ये और बात है कि उसने एक डिसीजन गलत ले लिया क्लाइंट से रहने का, क्लाइंट के साथ, लेकिन अ, उसका जो कह लें कि ये जो नज़रिया था ये पॉजिटिव वे में हम कह सकते हैं कि समझ सकते हैं कि पॉजिटिवली उसने अपने आप की अपनी बेहतरी के लिए सोचा था। Client feels that he has to use his services for the people in Acton Heath. क्लाइंट को लगता था कि उसके अपनी सर्विसेज अपने लोगों को देनी चाहिए। He has vowed to stay on the Heath and become a school teacher. ठीक है, he has vowed के किसी ने आप कसम खा लेते हैं या मन्नत मान लेते हैं कि मैं अपने जो है नेटिव्स के लिए कुछ करूँगा और एक स्कूल टीचर बनूँगा, ठीक है, तो उसने भी एक he swear to stay there and to become a school teacher in order to be of some service to the people, लोगों के लिए एक इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करना। ही wants to stay in the head, उसके लिए वहाँ पे वो स्टे करना चाहता था। his misfortune semi blindness disables him from executing the educational project, उसके जो ये उसकी बदकिस्मती थी कि उसने दिन रात जो मेहनत करके पढ़ के स्कूल टीचर बनने की कोशिश की कि मैं इस्टेब्लिश कर सकूँ खुद को और अपने लोगों को, तो उसने अपनी आई साइट खो दी, वो सेमी ब्लाइंड हो गया ऑलमोस्ट, मतलब ब्लाइंडनेस तो थोड़ा से ही कुछ स्टेप्स पीछे रह गया था, वो उसकी इस हद तक आई साइट जो है वो ख़राब हो चुकी थी। Prime is very much attracted by the charm and beauty of Astacia. वो उसकी ब्यूटी से चार्म से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड था। इग्नोरिंग हिज मदर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अपनी माँ
कि जो है इतने रिजेक्शन और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बावजूद भी वो जो है वो बाज नहीं आया। ही टेक्स अ कॉटेज एट एल्डरवर्थ, ये केत के साथ ही एक छोटी सी प्लेस है कुछ फासले पर, ठीक है, कुछ नहीं काफ़ी सारा फासला, कुछ माइल्स का फासला, जिसकी वजह से वो चल के, जिस पे चल के उसकी माँ वापस उसे मनाने आती है और फिर उसकी बुरी हालत हो जाती है और वापसी में उसके स्नैक बाइट में उसकी डेथ हो जाती है। तो उस कॉटेज में वो एल्डरवर्थ में रहना शुरू कर देते हैं अपनी बीवी के साथ, उससे शादी कर लेते हैं। सेवरल माइल्स अवे फ्रॉम ब्लूम्स एंड यानी कि जो योरबर्ट का हाउस है उससे सेवरल माइल्स का फासला था, इसके घर को जाता था। बट द अटर इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ टेम्परामेंट्स, जो बहुत ज़्यादा इनकम्पैटिबिलिटी थी दोनों में, कोई दोनों के टेम्परामेंट्स में कोई बैलेंस नहीं था, कोई कंप्रोमाइज़ और सेक्रीफाइसेस वाला सीन नहीं था। इट हैड फोरडूम देयर मैरिज, यानी कि उसके जो है इनके टेम्परामेंट्स की वजह से ये पहले से ही कह लें कि हमें नज़र आता था ना दूसरों के टेम्परामेंट्स देख के कि ये दोनों का साथ नहीं चलने वाला, तो यही उनके साथ हुआ था कि उनके टेम्परामेंट को देखते हुए ये दिखाया नज़र आता था कि इनकी मैरिज ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। फोरडूम देयर मैरिज यानी कि उनके टेम्परामेंट्स ने ये तय कर दिया था कि उनकी मैरिज चलने वाली नहीं। फोरडूम होता है किसी की जो होने वाला है, आप वो बताते हैं फॉर्चून, लाइक पेश गोई जिसको आप कहते हैं, प्रोफेसी, ठीक है, प्रोफेसी पता चल जाती है या फील हो जाती है आपको। The heroine of the novel, Stitia, was fully aware of the beauty which nature has bestowed upon her. यानी कि जो नॉवल की हीरोइन है स्टेशिया, वो उसे अपनी ब्यूटी से बहुत ही, मतलब उसको लगता था कि वो वाकई सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ठीक है, और नेचर ने मतलब कहते हैं ना कि उसको एक अता किया, गिफ्ट किया है, उसको गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है। शी डिड नॉट केयर अबाउट व्हाट पीपल मे टेल अबाउट हर, उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या बातें करते हैं। शी कांट बेयर द लोनलीनेस दैट हेट हैज, उसे लगता था कि हेत जो है एक बहुत ही लोनली टाइप प्लेस है और वो इसमें नहीं रह सकती है, इस तरह से लोनलीनेस अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकती है। वैसे ऑनेस्टली मैं बताऊँ तो मेरी ज़िंदगी में भी मुझे लोनलीनेस पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि नेचर को एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, मैं चीज़ों को एक्सेप्ट करके चलती हूँ। तो जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना जानते हो ना, एक्सेप्ट करके चलना जानते हो, अपने आप को एडजस्ट करना जानते हो, तो फिर वहाँ पे आपको मुश्किल नहीं होती। तो लेकिन वो इसके अगेंस्ट थी, वो कहती थी कि ये मुझे यहाँ लोनलीनेस फील होती है और ये हेट जो है ही लोनलीनेस, यहाँ पे इसके
तन्हाई के अलावा कुछ नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नहीं रहना। She says, "Tis my cross, my shame, and will be my death." अब यही जो है कमेंट पहले यूज़ किया गया था पिछले लेक्चर में भी, ठीक है। अब इस सेम कमेंट को यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि ऑल्दो जो मैंने पढ़ा था वो उसमें दिस वाज द कमेंट ऑफ वाइल्ड डेव आई थिंक, लेकिन यहाँ पे इसका बताया गया, तो हम इस यहाँ पे भी सुने हैं, इसलिए यहाँ से ही इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस माई क्रॉस माई शेम एंड माई डेथ के आई विल सजेस्ट कि इसको यहाँ पे जो है आप स्किप कर दें ये, क्योंकि कमेंट मेरे यहाँ से उसका था वाइल्ड डेव का। स्टेशिया ड्रीम ऑफ लाइफ इन पेरिस। स्टेशिया को जो है वो अपने लाइफ उसने जो है पेरिस के को सोचा हुआ था कि मैं वहाँ पे जाऊँगी, और इस तरह से, जो कि ऑलरेडी यहाँ पता है कि उसका क्या ड्रीम था और क्या उसकी ख्वाहिशें थी वगैरह वगैरह। शी हैज़ fascination of for the pompous city life, यानी कि उसको फैसिनेट करता था वो फैशनेबल सिटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा उसको पॉम्पस यानी कि एक शानदार किस्म का ग्लोरी टाइप का सिटी लगता था। बट लाइम ऑन द अदर हैंड वांट्स टू सेटल इन एग्डन, एग्डन जाके वो एग्डन में सेटल होना चाहता था, सो शी हैड टू स्टे इन हेथ, और उसको इस वजह से हेथ पे स्टे करनी पड़ी। इन द लेटर पार्ट ऑफ द नॉवल शी ट्राइज टू escape फ्रॉम द हेथ विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड डे, जो कि उससे escape करने की कोशिश करती है। तो क्या होता है, coincidentally Klein writes Tricia a letter begging her to return to him, उससे वो लेटर लिखता है कि उसे उसके ज़िंदगी में वापस आ जाए, बट ही सेंड्स द लेटर टू लेट। वो लेटर जब भेजता है तो वो बहुत उस टाइम पे लेट हो चुका होता है, क्योंकि तब तक वो ज़्यादा कर चुके थे वहाँ से जाने का। Tricia does not see the late letter before she leaves to flee with Wilde। वो लेटर नहीं देख पाती है या उसे टाइम पे नहीं मिलता, और वो उस टाइम पे वाइल्ड के साथ भाग चुकी थी। शी हैड, अगर उसे वो लेटर मिल जाता, शी माइट नॉट हैव डाइड लाइक दिस, अगर वो लेटर मिल जाता तो वो शायद उस तरह से ना मरती, उस तरह से उसका ट्रेजिक एंड ना होता। दैट मीन्स हर डेथ इन हेथ वाज आल्सो प्री डेस्टाइन्ड, यानी कि इसका मतलब ये है कि हेथ में उसकी जो डेस्टिनी है, उसकी डेथ है, वो पहले से डिटरमिन थी, ठीक है, उसकी यही शायद डेस्टिनी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, जो थोड़ा ब्रेक शायद आता होगा बीच में, वो थोड़ा सा कनेक्शन की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। So Mrs. Yobright vehemently opposes the plans of your client to start a school. तो जो यूब्रेट मिसेस यूब्रेट थी वो बहुत ही कह लें कि
ग्रेटली उसने जो है ना उस रिजेक्ट किया था उसका ये प्लान स्कूल स्टार्ट करने का। शी वांट्स क्लाइंट टू गो बैक इन पेरिस बिकॉज देयर ही हैज़ अ रिस्पेक्टेबल जॉब। उसे कहती थी कि वहाँ पर तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा अच्छी जॉब है जिसके बाद तुम सक्सेसफुल हो सकते हो अपनी ज़िंदगी में। शी हैड ब्रॉट अप हर विद ग्रेट केयर एंड डिवोशन। उसने जो है इतने अपने आप को लाइक शी हैड ब्रॉट अप हर, यहाँ पे हिम आएगा। उसने इसको बहुत केयर और डिवोशन के साथ पाला पोसा था, ठीक है? ये मिस्टेक आप करेक्ट कर लेना। शी ऑल्सो स्ट्रांगली अपोजेस नॉट टू मैरी स्टिशिया, और वो स्टिशिया से शादी करने के लिए उसको मना करती थी, जिसकी हमने पीछे रीज़न देखी थी कि वो उसे जेलस नहीं थी, बल्कि उसे लगता था, बल्कि उसे पता था कि ये बहुत ही प्राउड और एरोगेंट लड़की है जो कि इसके साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती है। She said it is best for you to endure your prospects for such a voluptuous idle woman as that. वो कहती है कि इज इट बेस्ट फॉर यू, कि तुम्हारे लिए ये, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम इस टाइप की इडल टाइप की लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, ठीक है? वॉलम्पटस कहते हैं कि जो लाइक जो दूसरों को अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट करने की आदी हो, अटेंशन सीकर हो, ठीक है? थोड़ा-सा उस वे में आ जाता है, जो लड़कियाँ बोल्ड टाइप की ड्रेसिंग करके और अट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं मर्दों को, उस तरह का मीनिंग जो है ना वोलम्पटस का आ जाता है इसमें। इडल वुमन एज़ डैट, यानी कि इस टाइप की तुम अजीबो-गरीब औरत से तुम साथ रहना चाहते हो। बट नथिंग कुड रिस्ट्रिक्ट हर सन फ्रॉम स्टेइंग इन द हेथ और मैरिंग पेट्रिशिया। दोनों तरह से, दोनों तरीके, दोनों काम में उसकी माँ किसी तरह से उसको रोक नहीं पाई अपने बेटे को। She was shocked, for example, by the sight of her son dressed as a first cutter. जब उसने अपने बेटे को फर्स्ट कटर की ड्रेस में देखा तो वो एक पल के लिए शॉक्ड हो गई थी। साइट ऑफ यानी कि देखना, देख के हैरान रह गई। शी कुड नॉट बिलीव हर आइज, उसे अपनी आंखों पे यकीन आया कि मैं ये वाकई ऐसा सच में तो देख रही हूँ। शी हैड थॉट इट वाज ओनली अ डाइवर्जन और हॉबी फॉर हिम। उसे लगता था शायद ये ऐसे एज अ हॉबी कर रहा है, या कुछ अल्टरनेट जो है उसके लिए कुछ वैसे व्यक्ति तौर पे ये अपनी टाइम पास के लिए कर रहा है, एक हॉबी के तौर पे। अगेन शी रिवॉल्व्स टू रिकंसाइल विद हर सन। दोबारा से वो उसे रिकंसाइल करने की कोशिश करती है, बट शी नेवर गेट्स द चांस टू डू सो एंड डाइज, और ऐसा कर नहीं पाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये सारा खुद ही जानते हैं पहले से, कैसे वो उसके रिकंसिलिएशन के लिए जाती है उसके पास, और कैसे उसकी बीच रास्ते में डेथ हो जाती है वापसी पे। That means none of her effort can restrict her misfortune, her misfortune, यानी कि उसको अपनी जो है ना वो अपनी बदकिस्मती से किसी तरह भी जो है ना वो हर कोशिश से भी, कोशिश के बावजूद भी जो है ना वो नाकाम रहती है। अपनी बदकिस्मती का जो है ना वो उस किस्मत में नहीं बदल पाती है इस तरह से। Clive is devastated by the deaths of his wife and mother. वो जो है बहुत ज़्यादा डिवास्टेट हो चुका होता है, फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है अपनी वाइफ और मदर की डेथ की वजह से। बिलीविंग दैट ही ड्रोव देम टू देयर डेथ, उसे लगता था कि ये उसकी वजह से मौत के मुंह में गई हैं। ही थिंक्स दैट फेट इज क्रूअल टू हिम, उसे लगता था कि जो किस्मत है उससे बहुत जालिम तरीके से पेश आ रही है या उस पर जुल्म कर रही है। फॉर टेकिंग हिज लाइफ इन दिस डायरेक्शन, कि उसकी ज़िंदगी वो इस मोड़ पे ले आए हैं किस्मत। तो इसमें उसे लगता था कि किस्मत जो है उससे उसके साथ ज़ालिमाना सलूक कर रही है। Now if we see the character of Wildhair, he loves Stacia but has to marry with Thompson by chance. वो स्टिशा से मोहब्बत करता था लेकिन उसकी शादी बाय चांस थॉमसन से हो जाती है। और कैसे होती है ये भी ऑलरेडी आपको पता है कि वो कैसे डिगोरी बैन उसकी खुशी के लिए उसको राज़ी करता है, ताकि वो मिसेस योबराइट भी के, ताकि उसकी भांजी की वजह से उसकी और उसकी भांजी की इज्जत पे कोई आँच ना आए और कोई बात ना करे उनके बारे में। तो इसकी वजह से जो है वो दोनों की फिर शादी हो जाती है, और ये उनकी बाय चांस होता है। यहाँ पे वो चांस पे उनका जो है ना वो दोनों की पेट चलती है। He also suffers till his death. If we see the character of better man who almost from the beginning to end suffers from Thompson and lastly finds her. Thompson के लिए वो सफ़र करता है और जो है
शुरू से लेके आखिर तक, और फिर एट द एंड वो फाइनली उसे हासिल कर ही लेता है। For the above discussion, we can say that man is thus posited posited by to be the source of the cosmic, but the cosmic is considered to be too complex for human understanding. यानी कि अबाउट डिस्कशन से हमें क्या फील होता है कि इंसान जो है एक कायनात का जो निज़ाम है उसके उसमें जो है वो उससे बाउंड है, उसको उसे एक्सेप्ट करना ही होता है। कॉस्मिक होता है जो कायनात का जो एक निज़ाम चल रहा है, सिस्टम चल रहा है नेचर का, वो। But cosmic is considered to be too complex for human understanding. इंसान की समझ से इस कायनात का जो सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स, उसकी सोच से दूर है, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लिकेटेड है कि वो उसे समझ नहीं सकता। So this was all for the role of fate in the novel, and now we will see the role of chance and coincidence in the return of the native। के दोनों यहाँ पे चांस क्या था, हमने फेट देखा, चांस का हम देखेंगे कि इसका क्या रोल था। Chances and coincidences play a vital role in all the novels of Hardy. The unexpected often happens, and always it is the sorry for mentioning. Yes, always it is the undesirable and unwanted, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं जो कि अनडिज़ायरेबल होती हैं, अनवांटेड होती हैं, कोई नहीं चाहता कि उनके साथ ऐसा हो। सब अपने अपने प्लान के हिसाब से जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता उनके साथ। सच चांस इवेंट्स और हैवी ब्लोज एम्ड एट द हेड ऑफ हार्डिस प्रोटोगनिस्ट, उनके सरों मतलब उनके साथ ऐसा एक हवा के झोंके की तरह जो है उनके साथ जाना, वो ये चांस इवेंट्स होते हैं। एंड दे सेंड देम टू देयर डूम, और अपने जो है वो इस तरह से उनको जो है ना एक जवाल मिलता है, रूट से जवाल की तरफ आते हैं। Hardy believed that there is some malignant power that controls the universe। उसका मानना था कि ये कोई फैटल टाइप की, हाइपरटेंशन टाइप की जो है ना कोई पावर है जो कि यूनिवर्स को कंट्रोल करती है, यानी कि चांस चांस के बारे में वो कह रहा है। विच इज आउट टू द वर्ल्ड एंड डिफीट मैन इन देयर प्लान। और अपने आप से वो अपने कह लो कि एक चीज़ जिन बोतलों से निकलता है और फिर वो सबको तबाह बर्बाद कर देता है, तो ये वाला हिसाब है कि वो अपने आप से निकलती है और फिर सबको जो है ना वो उनके प्लान्स को तबाह बर्बाद कर देती है। इट इज़ स्पेशली हॉस्टाइल टू देम हु ट्राई टू assert themselves and have their own way। उनके लिए जो अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो सेल्फ सीकर्स हैं और अपने प्लान बनाते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से, उनके साथ ऐसा हुआ और होता हुआ नज़र आता है इस नावल के अंदर। He could not believe in a benevolent providence. Events were too plainly ironical, so they must have been contrived by a supernatural power. Okay, Hardy shows a persistent and bitter preoccupation with the sorrow of life। हार्डी ने जो एक परसिस्टेंट और कह लें कि बहुत पर्पसफुल जो कैरेक्टर्स हैं उनको कह लें कि पिक्चराइज किया है, पोर्ट्रे किया है। परसिस्टेंट पर्पसफुल को या मजबूत इरादे डिटर्मिनेशन को कहते हैं। एंड बिटर प्रीऑक्यूपेशन विद सॉर्ट ऑफ लाइफ, प्रीऑक्यूपेशन यानी कि एब्सेंट माइंडेड जो होती है ना, एब्सेंट माइंडेडनेस, वो जो है ज़िंदगी के सारों की तरफ दिखाई है कि कैरेक्टर्स किस तरह से अपने जो है ना वो एब्सेंट माइंडेडली अपनी ज़िंदगी में उन्होंने सॉरो को फेस किया, मिजरीज को फॉलो फेस किया। ये उनकी प्रीऑक्यूपेशन थी कि उन्होंने जो है वो समझने की कोशिश नहीं की कि ज़िंदगी उनके साथ क्या कर रही है, उनको डिसीजंस किस तरह से लेने चाहिए और किस तरह से चलना चाहिए। We certainly cannot deny the littleness and sordidness of human life। हम जिंदगी के इस रियलिटी को और सॉलिडनेस यानी कि इमोरल एक्शंस को हम जो है वो
डिनाई नहीं कर सकते हैं. The return of the native shows man as the helpless plaything of invisible powers, ruthless and indifferent. इंसान को ये रिटर्न ऑफ नेटिव ये शो करता है कि मैन एज द हेल्पलेस, यानी कि इंसान बहुत बेबस है अपनी फेट के आगे, और फेट से इंडिफरेंट है, और इनविजिबल पावर्स के आगे जो है वो हेल्पलेस है. फेट एक इनविजिबल पावर की हैसियत से भी हमारी ज़िंदगी में मौजूद है. The characters have no such thing as free will. The whole plot of the narrative is tinged with fateful incidents and accidents such as, यानी कि इसमें कोई भी जो है ना वो फ्री विल वाला कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, इसमें सारा इंसिडेंट्स और सारे कोइंसिडेंट्स होते हैं फेट और लाइक चांस की वजह से, जो है चांसेस की वजह से जो भी ट्रेजेडी अकर होती है उसकी वजह से होती है. Johnny Nunsuch has overheard, first example, and Johnny Nunsuch has overheard the conversation between Astacia and Valde. उन दोनों की वो कॉन्वर्सेशन सुन लेता है. He meets the Riddleman Diggory when purely by chance, और by chance वो डिगोरी मैन से मिलता है. The Riddleman learns from the boy about the emotional attachment of Astacia with Wilder, और फिर उसके बारे में उन दोनों की अटैचमेंट के बारे में उसे पता चलता है. The Riddleman decides to trust Thompson's interest by dissuading Astacia from Wilder, और वो थॉमसन का जो है वो उसे उसके इंटरेस्ट की वजह से जो है स्टेशिया और वाइल्डर के दरमियान जो है एक क्या नाम के दूरी पैदा करने की कोशिश करता है कि वो स्टेशिया जो है उसके माइंड में ऐसा डाल देता है कि वो वाइल्डर को रिजेक्ट कर दे. बट ही इज स्कोल्डेड बाय हर. वो उस मालदीव जो है वो स्कोल्डेड हो चुका होता है स्टेशिया के थ्रू. स्टेशिया ने उसे जो है वो स्कोल्ड कर चुकी होती है, उसे अपने तरफ जाना इस तरह से अट्रैक्ट कर चुकी होती है, मोड कर चुकी होती है. एंड फीलिंग डिजेक्टेड एंड फेल्ड and goes to Miss Theobald to renew his offer of marriage to Thompson. और इससे जो है ना उसकी स्कॉलरेट की वजह से वो यहाँ पे थोड़ा सा नाउमीद हो जाता है और फेल हो जाता है, और फिर मिसेस गिलबर्ट के पास जाता है कि वो थॉमसन की शादी उससे कर दे. मिस गिलबर्ट uses this offer to threaten वाइल्डर to marry थॉमसन, और वो इनकार करते हैं, उसे भी वो साथ ले जाती है और वाइल्डर से बात करने कि वो थॉमसन से शादी कर ले. दिस होल सीरीज ऑफ इवेंट्स आर caused by chance and fate, only started by Johnny and the why. और ये जो जितना भी सीरीज ऑफ इवेंट्स थे ये हुए किससे, फेट और चांस से, जो कि जिसमें वजह बना जो बॉय था जॉनी, जो नौकर था मिसेस गिलबर्ट का, उसकी वजह से. ओके, सॉरी, मिसेस गिलबर्ट का नौकर नहीं था. जॉनी नंसच वाज द सन ऑफ सुजन नंसच. सॉरी. Yes, just as second example है, just as Sticia's affection for Wilde begins to wane, and an exciting prospect when Klein Hubert, Diane Marshall in Paris, returns to Agden Heath. His visit prompts Sticia to facilitate a meeting between them. उसका विजिट जो है वो स्टिशा को उसके विजिट की वजह से अट्रैक्शन मिलती है कि वो जो है वजह बनती है कि वो उससे जाके मीटिंग करे और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, which eventually results in a mutual attraction. Stisha makes her interest known to Wilde, who finally marries Thompson. यानी कि वो अपना जो डिसइंटरेस्ट शो करती है वाइल्ड को, जो कि फिर उसके डिसइंटरेस्ट की वजह से थॉमसन से शादी कर लेता है. Stisha is disappointed to discover that Klein has rejected his cosmopolitan lifestyle. स्टिशिया बहुत डिसअपॉइंट होती है कि क्लाइंट ने जो है उसका जो लाइफस्टाइल था पेरिस में वो रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पे रहने का इरादा कर लिया है. However, hopeful that she can change his mind, agrees to marry him. Even then फिर वो उससे शादी कर लेती है, उसे लगता है कि वो उसका माइंड जो चेंज कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है. Mrs. Yobright disapproves these both marriages. ठीक है. ओके, अब थर्ड पॉइंट है, by a sheer accident, Christian Cantle, who is carrying Mrs. Gilbert's money, meets a group of village folk who take him to a raffle where, by a sheer stroke of luck, he wins a prize, encouraged by his good fortune, plays a game of dice and with Wilde. ठीक है. क्रिस्टियन कैंटल जो कि मिसेस गिलबर्ट की मनी लेके थॉमसन और क्लाइंट को देनी होती है, और रास्ते में उसे वाइल्ड मिल जाता है और वो उसे
उसको पता चल जाता है कि ये मनी लेकर जा रहा है, और वो उससे जुए में जीत लेता है। डाइस होता है जुआ खेलना, या जो अम, ये यस, ये जुए के सेंस में ही आएगा। कसिनोज में यूजुअली ये इस तरह की गेम्स खेली जाती हैं। कैंडल फर्स्ट लॉसेस हिज ओन मनी एंड लेटर स्टैक्स मिसेस योबराइट्स। पहले अपनी मनी हार जाता है, और फिर जो मिसेस योबराइट ने जीती है वो भी हार जाता है, एंड लॉसेस द एंटायर अमाउंट, सारी की सारी अमाउंट जो है वो देता है। The Riddleman appears and invites Wilder for another bout. Riddleman वहाँ पे जाता है और फिर वाइल्डर को ऑफर करता है कि वो एक और गेम उसके साथ खेले। This time, luck favors the Riddleman and he wins all the money from Wilder. ठीक है, he delivers the whole money to Thompson. Not aware of the fact, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। That half of the money has to be handed over to Climb. इसका हाफ जो है उसने क्लाइम को हैंड ओवर करना था, लेकिन इसे ये नहीं होता था। Mrs. Eubright fails to receive any acknowledgement from Climb and becomes dejected. Mrs. Eubright जो है वो कोई acknowledgement उसको जो है रिसीव नहीं होती है क्लाइम की तरफ से, और फिर उसे लगता है कि शायद मेरा बेटा जो है वो मैनिपुलेट हो चुका है मेरी बहू के हाथों, और उसकी वजह से जो है ना वो उसे अपने आप को थोड़ा सा डिजेक्टेड और थोड़ा सा लोनलीनेस, सौरव जो है ना वो हो जाती है, मिजरी उसको सौरवफुल हो जाती है, लाइक उसको सैडनेस जो है ना कह लो कि डिप्रेशन में चली जाती है। ये बात उसे बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती है कि उसका बेटा अब जो है उसका नहीं रहा। Clem becomes semi-blind when he was hoping to launch his educational project is a sheer accident which leads to disastrous results. ये वो सेमी ब्लाइंड हो जाता है और एजुकेशनल प्रोजेक्ट के सिलसिले में, और यही चीज़ जो है वो यही एक्सीडेंट जो है उसे डिजास्टर्स यानी कि बहुत बुरे और खतरनाक रिजल्ट्स की तरफ जो है ना उसको ले जाती है। क्लाइम इज कंपेयर्ड टू बिकम अ फर्स्ट कटर। वो प्लान कर लेता है कि अब उसने एक फर्स्ट कटर की हैसियत से काम कर सकता है। द हम्बल ऑक्यूपेशन चूजन बाय क्लाइम, the humble occupation chosen by Klein is regarded by Sticia as humiliating. ये जो हम्बल ऑक्यूपेशन उसने चूज़ किया था क्लाइम ने, ये स्टेशन ने जब इस देखा तो उसने इसको जो है वो बहुत ह्यूमिलेट किया, उसने इसको कहने के रिजेक्ट किया, एम्बेरस किया। तो किस टाइप का जो है तुमने ऑक्यूपेशन चूज़ कर लिया, किस तरह का काम तुम करना शुरू कर दिया जो लोग क्लास के लोग कर रहे हैं, यहाँ पे रहने वाले नेटिव्स कर रहे हैं। When Wildlife asks her, वाइल्डर फिर उसे पूछता है इफ हर मैरिज हैज प्रूव्ड अ मिसफॉर्चून फॉर हर। तो जब उसने उसे पूछा कि तुम्हारे लिए तुम्हारी मैरिज जो है वो क्या है, मिसफॉर्चून है या किस क्या स्टेटस है, तो उसने उसका क्या रिप्लाई था, दिस मैरिज इज नॉट अ मिसफॉर्चून इन इटसेल्फ, in itself it is simply the accident which happened since it has been the cause of my ruin। कि वो कहती है कि दिस मैरिज जो है ना, ये जो शादी है मेरे लिए मिसफॉर्चून नहीं है अपने आप में, लेकिन इट इज सिंपली द एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट है विच हैपेंड सिंस इट हैज बीन द कॉज ऑफ माय रुइन, जो कि जो है ना एक मिसफॉर्चून है जब से ये मेरे लिए एक मेरी तबाही का बायस बना है। तो वो कहती है कि मेरे लिए मिसफॉर्चून नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था। When Stacia goes to a village festival in order to relieve the tedium of her life, अपनी ज़िंदगी से जो उसकी कन्फ्यूजन थी और जो डिप्रेशन था उसको रिलीव करने, उसे रिलीफ हासिल करने के लिए वहाँ पे जाती है। टेडियम बेसिकली डलनेस को कहते हैं। शी मीट्स वाइल्डे प्योरली बाय चांस, और वहाँ पे बाय चांस जो है वो वाइल्डे से मिलती है। दिस लीड्स देम टू डांस टुगेदर, और यहाँ पे वो डांस करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ। शी कॉन्टेम्परसली डिस्क्राइब्स हरसेल्फ एज अ फर्स्ट कटर्स वाइफ, और अपने आप को जो है वो फर्स्ट कटर की वाइफ बताती है बहुत ही शर्मिंदगी से, रिस्पेक्टफुली। ठीक है, लिटरली ही escorts हर ऑन हर होमवर्ड जर्नी। जब आफ्टर पार्टी या फेस्टिवल, जब वो उसके घर तक छोड़ने उसके साथ जाता है उस जर्नी तक, होमवर्ड यानी कि उसके घर की तरफ जाते हुए उसके साथ जा रहा होता है, और जब वो क्लाइंब को देखता है तो वहाँ से वो गायब हो जाता है, बट स्लिप्स हमें वहाँ से गायब हो जाता है एट द साइट ऑफ क्लाइंब, क्लाइंब के देखने पे। क्लाइंब को जैसे वो देखता है कि वो क्लाइंब मतलब वहाँ पे खड़ा है या आगे उससे सामना हो जाएगा, तो वो वहाँ से भाग जाता है।
ओके, नंबर 6 है, again it is purely by chance that Wilder visits Stacia at home exactly at the moment Mrs. Gilbride knocks the door. She has come hoping for a reconciliation with the couple. तो वहाँ पे ये भी आपको इवेंट पता है कि वहाँ से वो जो है ये भी बाय चांस होता है कि वो वाइल्ड से मिल रही होती है और वहाँ पे बाय चांस मिसेस गिलबर्ट आ जाती है और नॉक करती है डोर पे. Tricia, however, in her confusion and fear at being discovered with Wilder, does not allow Mrs. Gilbert to enter the house. और वो इस कंफ्यूजन में और डर से कि मेरा पोल ना खुल जाए वो दरवाज़ा नहीं खोलती. सो हार्ट ब्रोकन एंड फीलिंग रिजेक्टेड बाय हर सन शी स्कम्बल्स टू हीट. वो अपने उसे लगता है कि शायद मेरे बेटे ने ऐसे जानबूझ के किया या मेरी बहू के कहने पर वो मेरे से बात नहीं कर रहा या मिल नहीं रहा या दरवाज़ा नहीं खोल रहा. तो यही सोचते हैं वो गर्मी में निकल पड़ती है वापस और फिर स्नैक बाइट की वजह से उसकी डेथ हो जाती है. एंड स्नैक बाइट ऑन द वॉक टू होम एंड डाइज. स्नैक बाइट की वजह से वाइल गोइंग टू द होम रास्ते में उसकी जो है वो डेथ हो जाती है. और फिर ये भी एक मतलब कहने के चांस के यहाँ पे उसका जो है वो चांस था कि उसे स्टेशिया और लाइक जो भी इवेंट होता है ये कोइंसिडेंस था और बाय चांस होता है. Next point 7. It is by sheer chance that Wilder becomes the recipient of a legacy which makes him rich. कि ये भी एक चांस बाय चांस होता है कि वाइल्डर जो है कैसे कह लो कि एक ऐसे लेजेसी या एक ऐसे बंदे से मिलता है जिसकी वजह से उसको जो है वो अपने आप को थोड़ा पैसा शैसा कमा लेता है और मिल जाता है. एंड दिस लीड्स टू द रीन्यूअल ऑफ स्टेशंस लव फॉर हिम. और उसे लगता है कि अब वो स्टेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उसे हासिल कर सकता है. और दिस इज ये भी एक चांस था. ठीक है, ये उसका कोइंसिडेंस था कि उसे कोई ऐसा मिला जिसकी वजह से उसे मज़ीद पैसा कमाने और अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिला. इट इज़ जस्ट अ चांस दैट जॉनी रिपीट्स द डाइंग वर्ड्स ऑफ मिसेस लियोब्राइट. ये भी एक चांस था कि वो उसने उसके वर्ड्स रिपीट किए क्लाइंट के सामने एग्जैक्टली एट द मोमेंट व्हेन क्लाइंट रीच्ड द कॉटेज. जब वो अपने कॉटेज में पहुंचा दस ही कम्स टू नो द रोल प्लेड बाय स्टेशिया इन मिसेस लियोब्राइट्स डेथ. और फिर उसे पता चलता है कि स्टेशिया का क्या रोल था उसकी माँ की डेथ में. This leads to the separation of Climb and Stacia after a violent quarrel. उसके बाद दोनों की लड़ाई होती है और फिर दोनों की सेपरेशन होने का यहीं से एक सिलसिला शुरू होता है. दोनों में दुनिया यहीं से पैदा होती है. इट इज़ जस्ट अ चांस दैट क्लाइम्स लेटर ऑफ रिकन्सिलेशन डज नॉट रीच टू स्टेशिया इन टाइम. ये भी एक चांस वाली बात है कि बाई चांस ऐसा होता है कि वो जब उसको लेटर भेजता है द सेम टाइम वो घर से निकल चुकी होती है और लेटर उसको उस टाइम पे नहीं मिल पाता टाइम पे. ठीक है, तो ये भी एक बाई चांस होता है. ये उसकी फेट भी थी कि अगर वो लेटर उसको जाता तो शायद वो घर से ना भागती और ना मरती. इट इज़ बाई चांस दैट चार्ली इन ऑर्डर टू प्लीज द डेस्पोंडेंट स्टेशिया स्टेशिया को खुश करने के लिए चार्ली क्या करता है थिंग्स ऑफ लाइटिंग अ बॉनफायर. उसको खुश करने के लिए बॉनफायर जलाता है. एंड शी हैड नथिंग टू डू विद बॉनफायर. उसका उससे कोई लेना देना नहीं होता. वाइल्ड इफ सीइंग द फायर कम्स टू स्टेशिया. और वाइल्ड इफ वो फायर देखता है और वो समझता है कि स्टेशिया ने उसे सिग्नल दिया है बुलाने के लिए या मिलने के लिए. एंड शी प्लान्स टू फ्लाई अवे फ्रॉम द हिट. और फिर वहाँ से इसका प्लान बनता है उसके साथ भाग जाने का. अदरवाइज शायद अगर वो वन फायर वाला सिग्नल उसको ना मिलता तो शायद दोनों की वो मुलाकात ना होती. तो ये भी एक चांस बना दोनों के जो है भाग जाने का. Finally, it is so happened that on the night of Stitch's escape, the weather assumes a menacing aspect. और ये भी बाई चांस था कि जिस रात वो भागी उसी रात को वेदर बहुत ही ज़्यादा कह लें कि खतरनाक टाइप का एक बन चुका था, माहौल बन चुका था. थंडर लाइटनिंग इस तरह का जो है मैनेसिंग यानी कि थ्रेट टाइप का जिसकी वजह से पता चल रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है. तो वो मौसम ऑलरेडी उस दिन खराब हो चुका था उस टाइम पे जब वो घर से भागे. द नाइट बिकम्स ड्रेडफुल बिकॉज ऑफ रेन एंड स्टॉर्म. वो रात बहुत ही तूफानी थी और रेन और आंधी की वजह से. ठीक है, ऑस्ट्रेशिया सेम्स टू ड्राउन हरसेल्फ एंड वाइल्ड डाइज इन द रेस्क्यू अटेम्प्ट. वो ऑस्ट्रेशिया जो है अपने आप ही उसमें गिर जाती है और डूब जाती है और वाइल्ड उसको बचाने में रेस्क्यू करने में जो है उसकी डेथ हो जाती है. एंड दस ऑस्ट्रेशिया लिमेंट्स ओवर हर फॉर्चून इन द वर्ड्स. ये उसके लास्ट वर्ड्स थे जो उसने लिमेंट किया करना यानी कि रोते हुए या पछताते हुए
क्या है, हाउ आई हैव ट्राइड एंड ट्राइड टू बी अ स्प्लेंडेड वूमन, मैंने कितनी ज़्यादा कोशिश की कि एक मैं स्प्लेंडेड वूमन की हैसियत से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, हाउ डेस्टिनी हैज़ बीन अगेंस्ट मी, और मेरी किस्मत किस तरह से मेरे अगेंस्ट रही, मेरी मंजिल जो है, आई डो नॉट डिज़र्व माई लॉट, उसे लगता था कि मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी जो मेरे साथ हुआ, आई हैव बीन इंजर्ड एंड ब्लाइटेड एंड क्रश्ड बाय थिंग्स बियॉन्ड माई कंट्रोल, और मैं इन चीज़ों जो है मेरे हाथ से वो चीज़ें अनकंट्रोलेबल रही, मैं उनको कंट्रोल नहीं कर पाई, जिनकी वजह से मैं इंजर हुई और इस तरह से क्रश हो गई. So this is all for all about the fate and chance with the reference to the novel. So conclusion क्या है अभी भी देख लेते हैं. Hardy certainly makes his story implausible by his excessive use of chance and coincidence. इन दोनों के यूज़ की वजह से वो अपने इस स्टोरी को उसने और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और रीडेबल बनाया अपने रीडर्स के लिए. ही इज़ इन टाइम टू शो दैट द स्टार्स इन देयर कोर्सेज फाइट अगेंस्ट द एस्पायरिंग. उसका ये इरादा था, ये शो करना चाहता था कि जो सितारे हैं वो इन देयर कोर्सेज अपने अपने कोर्सेज में, यानी कि अपने अपने लिमिट में फाइट अगेंस्ट द एस्पायरिंग, यानी कि कोई उनको अपनी डेट स्टार्स इन देयर कोर्सेज फाइट अगेंस्ट द एस्पायरिंग, यानी कि हर इंसान जो है या स्टार्स जो हैं अपनी अ, जो उनकी ख्वाहिशें हैं उनको हासिल करने के चक्कर में फ़ाइट करते हैं, उनके पीछे जो है ना वो फ़ाइट करते हैं. तो हाँ, उनकी ख्वाहिशें समटाइम उनके अगेंस्ट हो जाती हैं. तो ये जो है इंसान दुनिया में उसका एक ऐसे ही एग्जांपल है कि वो जो है अपनी ख्वाहिशों के पीछे भाग रहा है और उसी के लिए वो लड़ रहा है. द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज सर्टेनली मेरिड मेड बाय एन exorbitant यूज़ ऑफ दिस डिवाइस. ठीक है कि इस डिवाइस के यूजेज की वजह से, इस फिलोसफी की वजह से जो है हार्डी का ये नावल बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और लोगों ने इसको बहुत ही इंटरेस्ट और क्या लें कि एग्जॉर्बिटेंट कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा हद बेहद जिसकी कोई हद ना हो. ठीक है, वो इस टाइप का जो है ना इसको लाइक कह लें कि अवार्ड विनिंग था, उसके लिए मास्टरपीस था, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया. राइटली डज अ क्रिटिक से, एक क्रिटिक का ये कमेंट है, द प्लॉट ऑफ द नॉवल लैक्स द टेरिफिक एंड टेरिफाइंग लॉजिक ऑफ कॉज एंड इफेक्ट दैट मार्क्स द प्लॉट ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज. उसका ये कहना था कि नॉवल में जो है टेरिफिक और टेरिफाइंग जो लॉजिक है ना उसकी थोड़ी सी कमी है, एंड इफेक्ट दैट मार्क्स द प्लॉट्स ऑफ ग्रेटेस्ट ट्रेजिडीज, जिसकी वजह से दोनों जो प्लॉट है वो थोड़ा ट्रेजिडी की तरफ, ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी की तरफ जो है वो अफेक्ट करता है, जाता हुआ हमें नजर आता है. So this is all for the this topic, and I'm badly tired now. So yes, we'll see you in the next lecture, inshallah. And remember me in your prayers. So अपना ख्याल रखें सबका, अपने अपनों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें और कोविड से बचे रहें. Keep doing your work and focus on your study deeply. Best of luck for this topic. I hope आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी इंशाल्लाह. um, yes, we'll see you in the next lecture inshallah. Till then, Allah Hafiz.